नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश में आज अजीबोगरीब हालात बने हुए हैं। एक तरफ सरकार अमृत काल के गुणगान गाते नहीं थक रही, टीवी और अखबार चमचमाते विकास के विज्ञापनों से पटे पड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि आम आदमी सुबह उठते ही इस उलझन में फंसा हुआ है कि पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाएं या घर के लिए पानी का इंतजाम करें। हालात ये हो गए हैं कि जनता हाथ में बाल्टी और डब्बे लेकर लंबी लाइनों में खड़ी हुई है। और यहां तक कि आप देखिए मध्य प्रदेश की ये तस्वीर, जहां पर एक आदमी जो है वो पुलिस वालों के पैरों तक में पड़ जाता है कि भैया हमारे लिए पीने के पानी का इंतजाम करा दो, हमारे बच्चे जो हैं वो प्यासे मर जाएंगे। और सरकार में बैठे रसूखदार नेता पेट्रोल डीजल बचाने के नाम पर फुल टू नौटंकी झाड़ रहे हैं। आम आदमी की मजबूरी का तमाशा बनाया जा रहा है। कभी मंत्री जी कैमरे के सामने ऑटो पर बैठकर सवारी करते हैं, तो कभी ई रिक्शा पर बैठकर रील बनवाते हैं। पर जैसे ही कैमरा हटता है, वही मंत्री जी अपनी लग्जरी गाड़ियों के काफिले में सवार होकर फुर्र हो जाते हैं। जनता प्यासी है, जेबें खाली हैं, सत्ता में बैठे लोग सिर्फ रील और फील गुड के खेल में बिजी हैं। विकास सिर्फ विज्ञापनों में चमक रहा है, जमीन पर आम आदमी का पसीना और आंसू बह रहे हैं। आप लोगों को याद होगा, एक वक्त था जब हमारे साहब कहते थे कि पेट्रोल के बढ़ते दाम शासन की नाकामी का जीता जागता सबूत है। क्या अब शासन कामयाब हो गया है या फिर नाकामी की परिभाषा बदल गई है? देश का हाल ये हो गया है कि टीवी खोलो तो लगेगा भारत दुनिया का सबसे महान देश बन गया है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन जेब खोलते ही आदमी खुद से पूछ रहा है कि कमाया कहां और गया कहां। आप देखिए, एक तरफ ये कहा जा रहा था कि क्रूड ऑयल के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, इस वजह से देश के अंदर डीजल, पेट्रोल, इन तमाम चीजों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आज सुबह तो खबर ये आती है कि क्रूड ऑयल के दाम जो है वो घटे हैं। फिर आज क्यों जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है? लगातार चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था हार रही है। ये बात मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के अपने ही पुराने खास आदमी और बड़े अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला। उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी चुनाव जीत कर इतनी लापरवाह हो गई है कि उसे अब देश की गिरती हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब को लगता है कि वोट तो मिल ही रहे हैं, तो जनता की जेब का ख्याल क्यों ही रखें। टीवी पर दिन रात ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी बन रहे हैं, लेकिन सच क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी है। डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। पूरे एशिया में सबसे रद्दी प्रदर्शन रुपये का है। जिस राजनीतिक मजबूती का दम भरा जा रहा था, उसी मजबूती में हमारा रुपया घुटने टेक रहा है। मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, लेकिन भल्ला जी बता रहे हैं कि प्रति व्यक्ति कमाई के मामले में हम बांग्लादेश और इथियोपिया जैसे देशों से भी पीछे छूट गए हैं। क्या यही वो अमृतकाल है जिसका सपना हमें दिखाया गया था? क्या यही वो अच्छे दिन है जिसका सपना हमें दिखाया गया था? सरकार ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि बाहर के इन्वेस्टर्स करे तो करे क्या, हमारे अपने देश के कारोबारी भी यहाँ पैसा लगाने से डर रहे हैं। जो विदेशी निवेश था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, वो लगातार गिर रहा है। वियतनाम और मेक्सिको जैसे छोटे देश हमसे आगे निकल रहे हैं इस मामले में, क्योंकि हमने विदेशी निवेशकों के लिए ऐसे कानून बना दिए हैं कि कोई यहां आने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है। भल्ला जी का कहना है कि सरकार सिर्फ अस्थायी इलाज कर रही है, यानी टेम्पररी इलाज कर रही है। जैसे घाव बहुत गहरा हो, लेकिन आप सिर्फ एक छोटा सा बैंडेज लगा दे और कह दे कि भैया सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब चोट बड़ी होती है तो उसकी दवाई भी बड़ी चाहिए होती है। और हकीकत देखिए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 2014 के बाद लगातार गिर रहा है। सुरजीत भल्ला जी तो यहां तक कह रहे हैं कि सरकार अपनी गलतियों के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराकर पल्ला झाड़ लेती है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विपक्ष कमजोर है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें लगता है कि जनता को धर्म और चुनाव के चक्कर में उलझाए रखेंगे और पीछे पीछे देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठता रहेगा। आप देखिए कि एक तरफ जहां ये पूरा नमाज पर, बकरी ईद पर तमाशा चल रहा है, बंगाल से लेकर दिल्ली, यूपी, तमाम जगहों पर ये पूरा तमाशा देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात की चिंता हो रही है कि नमाज कहां पढ़ी जाएगी, कैसे पढ़ी जाएगी, कैसे नहीं पढ़ी जाएगी। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सख्त होनी चाहिए, लेकिन वहीं आप देखिए यूपी के अंदर क्या हाल है। यूपी के गोरखपुर और महाराजगंज जैसे इलाकों में किसान परेशान हैं। लोग पेट्रोल डीजल के लिए परेशान हो रहे हैं। किसान धान की फसल बचाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें डीजल चाहिए, लेकिन डीजल के लिए उन्हें 20-20 किलोमीटर दूर तक भटकना पड़ रहा है। वहीं आप देखिए
कि किस तरीके से वहां पर पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले छात्र तक परेशान है। वो पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े हैं क्योंकि उन्हें पेपर देने जाना है, लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा है। सोचिए, वहीं जहां ये देश के पूरे हालात चल रहे हैं और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं वो अपनी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बता रहे हैं कि भारत के हालात किस तरीके से खस्ता होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उनका एक और बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में मोदी सरकार गिर सकती है। उनका कहना है कि दुनिया भर में आज जो आर्थिक तंगी चल रही है उसकी वजह से भारत में सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, और जब लोगों के पास पैसा कम होगा और महंगाई बढ़ेगी तो जनता में गुस्सा बढ़ेगा, और यही गुस्सा सरकार के गिरने का एक बड़ा कारण बनेगा। राहुल गांधी के इस बयान के बाद बहुत हड़कंप मच गया। अब राहुल गांधी की इस बात के बाद सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता जो हैं वो सामने आ गए। पीयूष गोयल जी कहते हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि देश को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश है। वो कहते हैं कि जब विपक्ष चुनाव नहीं जीत पाता तो वो देश में अशांति फैलाना चाहता है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक साफ सवाल है कि क्या देश इस सरकार की नाकामयाबियों की मार नहीं झेल रहा है? खाने से लेकर इधर उधर आने जाने तक की हर एक चीज में आम आदमी को महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ रही है। चुनाव से पहले आप ही की सरकार ने कहा था कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ अच्छा है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। विपक्ष बेमतलब का हंगामा काट रहा है, लोगों को बरगला रहा है, बहका रहा है। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है कि देश के अंदर फिर एक बार, चौथी बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं? संबित पात्रा कह रहे हैं कि भैया 140 करोड़ लोगों का अटूट विश्वास जो है वो सरकार के साथ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो विश्वास पेट्रोल के 100 रुपए पार होने के बाद भी उतना ही अटूट है? जरा जनता से जाके आप पूछिए। पेट्रोल पंप पर जो लोग लगे हुए हैं, 100 रुपए के पार पेट्रोल खरीद रहे हैं, उनसे जरा जाकर पूछिए आप एक बार कि इतना ज्यादा अटूट विश्वास अभी भी है आपकी सरकार पर? जब एक आम आदमी सुबह उठकर अपनी खाली जेब देख रहा है ना, और पेट्रोल पंप पर बढ़ती कीमतें देख रहा है, तो विश्वास कम और बोझ ज्यादा महसूस कर रहा है। आप सोचिए, दूध के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं, सोने चांदी के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जनता इसके लिए आशीर्वाद नहीं देती है, जनता अपनी भलाई के लिए आशीर्वाद देती है। जब भी विपक्ष महंगाई या गिरती अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाता है तो सरकार उसे अराजकता फैलाने की साजिश बता रही है। लेकिन क्या महंगाई के बारे में बात करना साजिश है? अगर किसान को खेत के लिए डीजल नहीं मिल रहा है, एक आम आदमी को अपने घर की हर एक छोटी से छोटी चीजों में महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, तो ये अराजकता राहुल गांधी के भाषणों से नहीं बल्कि सरकार की मैनेजमेंट की कमी से आ रही है। समस्या को साजिश बता देना कब तक चलेगा? और कब तक ये चलेगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागेगी और जनता को जो है वो धर्म के मुद्दे पर उलझाएगी? नमाज कहां पढ़ी जाए, कैसे पढ़ी जाए, कैसे नहीं पढ़ी जाए, या एक समुदाय जो है ये कर रहा है, वो कर रहा है, जनसंख्या बढ़ा रहा है। कब तक इन तमाम चीजों से देश चलेगा? कब तक आप अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए बुलडोजर का सहारा लेते रहेंगे? कब तक आप अपनी नाकामयाबियों का सारा ठीकरा जो है वो पिछली सरकारों पर थोपते रहेंगे? आपको भी तो जनता ने एक लंबा वक्त दे दिया है, क्या इतना वक्त काफी नहीं था? सोचिए, लोग जो है वो डिब्बे ले लेके तेल और पानी के लिए लाइनों में लग रहे हैं। इस देश में क्या हाल हो गए हैं। मोदी जी के गृह राज्य गुजरात से भी ऐसी तस्वीरें खुद आ रही है कि वहां पर लोग जो है बड़े बड़े गड्ढों के अंदर उतरकर पानी निकाल रहे हैं। कहीं लोग पुलिस वालों की पैरों में पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप नेताओं की नौटंकी देखिए, वो तो चरम लेवल पर है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अजमेर से कोटा तक रोडवेज बस में सफर कर रहे थे। फोटो खिंचवाने के बाद जैसे ही मंत्री जी सीट से उठने लगे तो पीछे से आवाज आती है, साहब बस में ही रहिए, कैमरामैन अभी आ रहा है। मतलब जनता को इतना बेवकूफ आपने समझ लिया है, आपकी नौटंकी नहीं पहचान पाएगी। मतलब आप ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। क्या जनता को समझ नहीं आ रहा है कि ये सफर सेवा के लिए नहीं है, सिर्फ कैमरे के लिए हो रहा है? आप देखिए कि सरकार क्या कर रही है। सरकारी विज्ञापन और रीलों को चमका रही है और आपकी खाली होती जेब की सच्चाई जो है वो बहुत कुछ अलग बयां कर रही है। जब तक सरकार अपनी लापरवाही नहीं छोड़ेगी, असली आर्थिक सुधार नहीं करेगी, तब तक ये देश ऐसे ही गर्त में जाता रहेगा। देखिए, चुनाव जीतना वाकई में एक अलग चीज है और देश को संभालना एक अलग चीज है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। विज्ञापनों से लोगों का पेट नहीं भरेगा, उनका पेट भरेगा सस्ती चीजों से, कम होते पेट्रोल के दामों से, कम होते सिलेंडर के दामों से, कम होती महंगाई से।
अब देखिए, एक तरफ ये ढोंग किया जाता है, भैया हम तो गाय बचा रहे हैं और अभी बकरी ईद आने वाली है तो उसमें गायों की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, यानी जो असल मुद्दे हैं उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये तमाम तरह की खबरें चलवाई जा रही। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए, एक और मैं गायों वाली आपको हकीकत बताती हूँ। एक तरफ सरकार गायों को बचाने के लिए बड़े बड़े कानून बना रही है, नेता मंत्री भाषण दे रहे हैं और खुद को सबसे बड़ा गौभक्त बता रहे हैं, लेकिन जैसलमेर की आप तस्वीर देखिए, वहां कचरे के ढेर में 500 से ज्यादा गायों की लाशें सड़ने के लिए छोड़ दी गई। ये उस राज्य में हो रहा है जहां पर सरकार गौ रक्षा के नाम पर वोट मांगती है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। क्या गायों का सम्मान सिर्फ विज्ञापनों और भाषणों तक ही रहता है? और जब ये वीडियो सामने आया तो खूब हंगामा हुआ कि भैया यही आप गौ रक्षा की बात करते हैं, यही आप गायों को बचाने की बात करते हैं। मतलब आप समझिए कि किस तरीके से एक तरफ जनता को असल मुद्दों से भटकाया जाता है, दूसरी तरफ जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं या लोगों को बरगलाया जाता है, उसी मुद्दे पर सरकार या सरकार के मंत्री नेता कितने खरे उतर रहे हैं, इस गाय वाली खबर से आप खुद समझ सकते हैं। तो बहरहाल देश में जो कुछ चल रहा है उस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।